हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका इस चैनल पे उत्कर्ष एनसीईआरटी क्लासेस। जी हाँ, ये चैनल सिर्फ आप लोगों के लिए खोला गया है जो कि बहुत दूर दराज या ऐसा एरिया पे रहते हैं जिसको एनसीईआरटी बुक अवेलेबल नहीं हो पाता है। अवेलेबल होता भी है तो कुछ क्लासेस का मिलता है, बाकी क्लासेस का नहीं मिलता है। तो आपको बता दें, इस चैनल पे हम कक्षा 6 से लेके कक्षा 12 तक के सभी विषय का सभी विषयों का जो बुक रहेगा इसको यहाँ पे क्रमवार पढ़ाया जाएगा। और सभी विषय का जो बुक है वो थ्योरी बुक से पढ़ाया जाएगा। सभी तरह के डाउट्स भी यहाँ पे क्लियर करते करते पढ़ाएंगे ताकि कोई भी समस्या ना पैदा हो। इससे आप कोई भी एज में पढ़ सकते हैं। अगर आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है एनसीईआरटी। जैसे कि आपको पता ही होगा कि एनसीईआरटी से कहीं ना कहीं सारा क्वेश्चन ही आता है, जीके का जितना भी बोले। और हम भी ढेर सारा एग्ज़ाम दिए हैं और बहुत सारे एग्ज़ाम में अनुभव कर पाए हैं कि एनसीईआरटी का काफ़ी रोल रहता है। तो इसी श्रृंखला को पूरा करने के लिए हम आ गए हैं आपको बीच में। और एनसीईआरटी के जितने भी सब्जेक्ट 6 से लेके 12 तक हैं सारा यहाँ पे कवर किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले आप लोग नए ज़रूर है, चैनल भी नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको सारा वीडियो जल्द मिलते रहे और क्रमवार वीडियो मिलेगा और प्रत्येक दिन वीडियो बनेगा जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा और आप भी कंटिन्यू बने रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सब्जेक्ट है भूगोल और कक्षा 6 से। इसी तरह हम कक्षा 6 का फिर इतिहास लाएंगे और कक्षा 6 का जितना भी है सब्जेक्ट का है और राजनीतिक शास्त्र वो भी आएगा। कक्षा 7 कक्षा 8 इसी तरह सारे सब्जेक्ट ऐसे ही आएगा। और फिलहाल अभी हम इसमें भूगोल का कक्षा 6 का पहला पार्ट को पढ़ाने वाले हैं जो कि पृथ्वी हमारा आवास। तो पहले देख लेते हैं कि कक्षा 6 में कितने चैप्टर है और क्या सब है। अब देख लेते, आप देख सकते हैं कि 2024 के एडिशन है, न्यू एडिशन है। और आपको एक बात बता दें कि सारा जो भी इसमें पढ़ेंगे टोटल न्यू एडिशन का बुक है जिसमें क्या क्या चेंजेस हुआ हाल फिलहाल में वो भी समझ में आ जाए कौन सा चैप्टर इसमें हटाया गया है। और सभी तरह का चेंजेस इसमें देखने को मिलेगा क्योंकि न्यू बुक है तो न्यू क्वेश्चंस भी ऐड होंगे ज़रूर। तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाला है। तो आप लोग प्लीज़ चैनल पे बने रहे और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि कक्षा 6 में कितना चैप्टर है और क्या है। तो पहले देखते हैं कि क्या वगैरह इसमें है, आप देख सकते हैं। और न्यू एडिशन 2022-23 में है, 23-24 का यहाँ पे फाइनल है। और चलिए चलते हैं डायरेक्ट कि यहाँ पे कौन कौन सा चैप्टर है क्लास 6 का भूगोल में। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं। हाँ, तो हम लोग आ गए हैं विषय सूची में। तो यहाँ देख सकते हैं कि विषय सूची क्या क्या है। पहला है सौरमंडल में पृथ्वी, ग्लोब एवं अक्षांश देशांतर, पृथ्वी की गतियाँ, मानचित्र, पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, हमारा देश भारत। 6 चैप्टर है, बाकी परिशिष्ट 1 और 2 भी है। तो सारा कुछ देखेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे इसमें ताकि आपको एक अच्छी तरह से एनसीईआरटी पढ़ना हो जाए। बाकी फिर आप जो भी चाहे शॉर्ट बुक पढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर जो कि है चलिए आगे हम लोग पहला चैप्टर में जो कि सौरमंडल में पृथ्वी। तो चलिए शुरू करते हैं। इसको लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। आप ध्यान रखोगे कि हम कहाँ पढ़ रहे हैं और बहुत अच्छे तरह से पढ़ेंगे और समझा कर भी इसमें पढ़ते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं भूगोल का 6 क्लास एनसीईआरटी का चैप्टर 1 जो कि सौरमंडल में पृथ्वी। सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। आसमान में पहले 1 या 2 चमकते बिंदु ही दिखते हैं,
लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती जाती है। आप उनकी गणना नहीं कर सकते हैं। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है, जिनमें से कुछ चमकीले होते हैं एवं कुछ धुंधले। ऐसा प्रतीत होता है कि मानो आकाश में हीरे जरे हो। इनमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आप उनको ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनमें से कुछ की टिमटिमाहट अन्य से अलग है या बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के सामने चमकते हैं। तो ये लाइन आप समझ गए होंगे, बहुत ही सिंपल भाषा में दिया हुआ है, और जो लाइन समझ में नहीं आएगा आपको हम ज़रूर उसमें बताएंगे। चलिए फिर आगे पढ़ते हैं कि इन चमकीले वस्तुओं के साथ साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। यह अलग अलग समय पर अलग आकार तथा अलग स्थिति में दिखाई पड़ता है। आप पूर्ण चंद्रमा को लगभग 1 महीने में एक बार देख सकते हैं। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात या पूर्णिमा होती है। 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते। यह नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या होती है। ऐसा रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं। क्या आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता कि हम दिन के समय चंद्रमा में सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख सकते हैं? ऐसा इसीलिए क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख सकते। सूर्य, चंद्रमा तथा वो सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकते हो खगोलीय पिंड कहलाते हैं। इसको आप याद रखेंगे, और बहुत बार क्वेश्चंस भी आ चुका है कि खगोलीय पिंड क्या क्या है। तो आपको सूर्य, चंद्रमा तथा वो सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकते हैं उसे कहते हैं खगोलीय पिंड। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं या गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, जिससे वह बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंड को तारा कहते हैं। सूर्य भी एक तारा है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि सूर्य भी एक क्या है? तारा है। बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है कि सूर्य क्या है, तो एक तारा है। तो चलिए फिर आगे शुरू करते हैं। क्या है, चलिए देखते हैं। सूर्य क्या है? एक तारा है। उसके बाद है रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही है, लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग उनकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं करते हैं तथा वह अत्यधिक छोटे दिखाई पड़ते हैं। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सही वस्तु छोटी दिखाई पड़ती है। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रही हवाई जहाज कितना छोटा दिखाई देता है। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूह द्वारा बनाई गई विविध आकृति को देख सकते हैं। ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। तो ये भी आप याद रखें कि नक्षत्र मंडल किसे कहते हैं? जो कि रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूह द्वारा बनाई गई आकृति को आप कहेंगे नक्षत्र मंडल। अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। अब ये भी याद रखेंगे अच्छा बियर और क्या है बिग बियर, ये क्या है? एक नक्षत्र मंडल है। बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है। सप्त ऋषि, सप्त मतलब 7, ऋषि मतलब संत। यह 7 तारों का समूह है जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। चित्र 1.1 अपने परिवार या पड़ोस में किसी बड़े व्यक्ति से कहिए कि वह आपका आसमान में और अधिक तारे, ग्रह तथा नक्षत्र मंडल को दिखाई। चलिए पहले चित्र 1.1 को देख लेते। यह है चित्र 1.1 जो कि सप्त ऋषि ध्रुव तारा। तो आप इसमें देख सकते हैं कि ध्रुव तारा यहाँ है और यहाँ संकेतक तारे हैं, जो कि बस ध्रुव तारा संकेतक तारा के द्वारा देखा जाता है। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कुछ दूरी देखने से। चलिए हो गया। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारे के विभिन्न समूह के द्वारा, ये सब भी हो गया है। चलिए आप देखते हैं। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। तो प्राचीन समय में लोग जो है दिशा निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है, इसे ध्रुव तारा भी कहा जाता है, यानी उत्तरी तारा को ध्रुव तारा भी कहते हैं। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारा की स्थिति को जान सकते हैं।
चित्र 1 में आप देखेंगे कि यदि सप्तऋषि मंडल के सांकेतिक तारों को आपस में मिलाते हुए एक काल्पनिक रेखा खींचे जाए एवं उसे आगे की ओर बढ़ाया जाए तो यह ध्रुव तारा की ओर इंगित करती है। तो आप समझ गए होंगे कि सांकेतिक तारा के द्वारा ही हम जो है ध्रुव तारा को देख सकते हैं, यही यहाँ पे बताया गया है। उसके बाद कुछ रोचक तथ्य देखेंगे, पहले इसको रीड कर लेते हैं कि कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश में ऊष्मा नहीं होता है, वह तारे के प्रकाश से प्रकाश होते हैं, ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रह किसको मानेंगे आप? जो खगोलीय पिंड अपना प्रकाश में ऊष्मा नहीं होता उसे ही ग्रह कहते हैं। तारे के प्रकाश से चमकता है, ये भी याद रखना। ग्रह जितना भी है, ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लेनेट कहते हैं, ग्रीक भाषा के प्लेनाइट शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक अर्थात चारों ओर घूमने वाला। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं एक ग्रह है, यह अपना संपूर्ण प्रकाश में ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है। अब पता ही होगा, इस कॉमन बात है, अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो इतना तो बात तो पता ही होगा। फिर क्या है, जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है, कौन सा है सबसे नज़दीक तारा? सूर्य है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होती है। यानी कभी अगर आप चंद्रमा पर चल जाएंगे, चंद्रमा से पृथ्वी को देखेंगे तो पृथ्वी भी चंद्रमा जैसे ही दिखाई देगा, यानी चमकती हुई दिखाई देगा। तो यहाँ देख लेते हैं कुछ रोचक तथ्य क्या है। बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं। ये आप याद रखेंगे, बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं। यह छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टी है। ठीक है, पृथ्वी से इन छल्लियों को शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से देखा जा सकता है, यानी दूरबीन की सहायता से देखा जा सकता है। उसके बाद देखते हैं ये क्या है। आप इसको देख लेंगे कि सूर्य के चारों ओर परिक्रमा में बृहस्पति वगैरह जितना भी ग्रह है, आप क्या करते हैं। अब ग्रह आपको बता दें कितने हैं, अभी फिलहाल 6 ग्रह होगा। ठीक है, आप देख लेंगे यहाँ पे। पहला है बुध। बुध क्या है, सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा 88 दिन में करते हैं और अपने अक्ष पर घूर्णन 59 दिन में। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सब जो भी यहाँ पे दिया हुआ है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बहुत सारा इम्पोर्टेंट है। ये जो पॉइंट दिया हुआ है, यहाँ से ढेर सारा क्वेश्चन हम अपने लाइफ में देख चुके हैं। काफ़ी लंबा लाइफ एग्ज़ाम में नहीं रहा, लेकिन जितना भी 5-7 साल से देख रहे हैं, ये सब क्वेश्चन बहुत ही कॉमन आस्क किया गया है और आस्क किया ही जाता है। तो आज चलिए, जो कि यहाँ पे कितना ग्रह दिया हुआ, 8 ग्रह दिया हुआ है। अब याद रखोगे कि कुल जो है कितने ग्रह है, 8 ग्रह हैं। यहाँ पे पहले 6 देखे थे, लेकिन यहाँ पे कितने 8 ग्रह याद रखना है। तो चलिए एक एक करके इसको देख लेंगे। आप लोग इसके स्क्रीनशॉट लेके आप लोग देख सकते हैं। चलो इसका आगे हम लोग चलते हैं। पहले ये पढ़ लेते हैं कि आसमान में देखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। यह हमारी पृथ्वी का सहचर है तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं। उनसे कुछ के पास अपना चंद्रमा भी है। तो आप समझ गए होंगे कि आसमान में दिखाई देने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। यह हमारी पृथ्वी के सहचर है, चारों ओर चक्कर लगाता है। याद रखेंगे, हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह भी है जो सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं। इस पर जानते क्या आप जानते हैं कि पौराणिक रोमन कहानियों में शोल यानी सूर्य देवता को कहा जाता था। ये भी याद रखेंगे कि प्राचीन कहानियों में सूर्य जो है कौन सा देवता को कहा जाता था, शोल को कहा जाता था। शोर शब्द का अर्थ है सूर्य से संबंधित, इसलिए सूर्य के परिवार को सौर मंडल कहा जाता है। आप याद रखेंगे, सोलर सिस्टम कहा जाता है सूर्य के परिवार को। सौर शब्द का उपयोग करते हुए और अधिक शब्दों को लिखिए। चलिए बाकी और देखते हैं कि सौर मंडल क्या है। सूर्य 8 ग्रह, उपग्रह तथा अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। अब याद रखेंगे कि सूर्य जो 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार के नाम देते हैं, जिसका मुखिया सूर्य होता है। तो याद रखेंगे कि सौर परिवार का मुखिया कौन होता है, सूर्य होता है। अब सूर्य के पढ़ने से पहले देख लेते हैं कि शब्द की उत्पत्ति। ऐसे बहुत से शब्द जिनका उपयोग हम एक भाषा में करते हैं, अक्सर वो दूसरी भाषा से में लिए गए शब्द हो सकते हैं। उदाहरण के लिए जियोग्राफी का एक अंग्रेजी शब्द है, यह ग्रीक भाषा से लिया गया
शब्द है जिसका अर्थ है पृथ्वी का विवरण। यह दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है जिनमें जीई शब्द का अर्थ है पृथ्वी एवं ग्राफिया का अर्थ है लिखना। अरे पृथ्वी के संबंध में कुछ और अधिक जाने। लॉजी, चलिए लॉजी मैंने पृथ्वी का अध्ययन, मेट्री मैंने पृथ्वी का मापन, और आइड मैंने पृथ्वी के आकार का अनुरूप। चलिए हम देखते हैं अब सूर्य। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। अब याद रखेंगे सूर्य का है सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। इसका खिंचाव बल इससे सौरमंडल को बांधे रखता है। कौन सा बल? खिंचाव बल सौरमंडल से बांधे हुआ रहता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश में ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते क्योंकि सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है। ठीक है, याद रखेंगे। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। इम्पोर्टेंट है कि सूर्य जो है पृथ्वी से कितने किलोमीटर दूर है? 15 करोड़ किलोमीटर। तो बच्चों देखें कि यहाँ पे 15 किलोमीटर है जो कि न्यू बुक है, तो न्यू का ही आप याद रखोगे कि कितने दूर है? 15 करोड़ किलोमीटर। तो ठीक है, उसके बाद देखते हैं ग्रह। हमारा सौर में 8 ग्रह है। सूर्य से दूरी के अनुसार हुआ है। देखिए हमारे सौरमंडल यानी सोलर सिस्टम जिसका राजा कौन है? सूर्य है। कितने ग्रह है? 8 ग्रह है। सूर्य से दूरी के अनुसार यानी सूर्य से कितना दूरी के अनुसार जो सबको बांटा गया। सबसे पहले हुआ बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून। सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार अंग्रेजी में ग्रह के नाम याद रखने का आसान तरीका। चलिए आसान तरीका भी दिया गया एनसीईआरटी के द्वारा, तो आप जरूर इसको याद रखें कि माई वेरी इफिशियंट मदर जस्ट सर्व्ड आस नट्स। तो क्या है? माई वेरी इफिशियंट मदर जस्ट सर्व्ड आस नट्स। क्या था? आप भी बोलेंगे मेरे साथ और इसी को अभी रिवीजन कर लेंगे। माई वेरी इफिशियंट मदर जस्ट सर्व्ड आस नट्स। तो आई होप कि आप लोग को बहुत ज़्यादा याद हो चुका होगा इस लाइन को। क्या याद करना है? माई वेरी इफिशियंट मदर जस्ट सर्व्ड आस क्या? नट्स। चलो इसका आगे पढ़ते हैं कि सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य के चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घवृत्ताकार में फैले हुए हैं, ये कक्षा कहलाते हैं। तो जो कक्ष फैला हुआ है रास्ता है लोग कक्षा कहलाता है, याद रखेंगे। बुध सूर्य के सबसे नज़दीक है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में से केवल 28 दिन लगता है। तो बुध यानी सूर्य के सबसे नज़दीक वाला ग्रह बहुत ही बार आ चुका है जो कि है बुध, और वह 88 दिन में सूर्य का चक्कर लगाता है। और याद रखेंगे खुद का चक्कर जो है 59 में दिन में लगाता है, ये भी याद रखेंगे। चलो शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। शुक्र को क्या है? बुध के बारे में बता रहे थे अभी, क्या शुक्र के बारे में। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के ही समान है। जुड़वा ग्रह क्यों माना जाता है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आकार एवं आकृति लगभग समान है। अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड है ना, जैसे कि क्या था 2003 UV 313 सीरियस तथा प्लूटो बोनो ग्रह कहा जा सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि बोने ग्रह कहा जा सकता है। चलो अब तो जानते होंगे। क्या आप जानते हैं, इसको देख लेते हैं कि रात में आसमान को देखकर मनुष्य हमेशा से मोहित हुआ है। खगोलीय पिंड एवं उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वालों को खगोल शास्त्री कहते हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि खगोल शास्त्री किसे कहते हैं? जो खगोल विज्ञान के अध्ययन करते हैं। तो आप बता दें कि जो पढ़ चुके हैं बहुत बार तो ये लोग को तो सिंपल लगेगा, लेकिन जो नया है वो लोग के लिए इम्पोर्टेंट है याद रखना कि खगोलीय पिंडों एवं उनकी जो गति के संबंध में अध्ययन करता है उसको कहते हैं खगोल शास्त्री। जी हाँ। उसके बाद देखते हैं आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। तो आर्यभट्ट क्या थे? खगोल शास्त्री थे। उन्होंने कहा था कि सभी ग्रह तथा चंद्रमा परावर्तित सूर्य प्रकाश के कारण चमकते हैं। आज विश्व के सभी भागों में खगोलविद ब्रह्मांड के रहस्य को खोजने में लगे। तो इसने क्या किया था? इन्होंने कहा कि सूर्य ग्रह जो है चंद्रमा परावर्तित सूर्य के प्रकाश के कारण नहीं चमकता है। बस सेम बात बताया गया है। चलो आगे देखते हैं। अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह था, सब टोटल रीड कर चुके हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं इस लाइन में पृथ्वी। जी हाँ, पृथ्वी क्या है? पृथ्वी से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। आकार में यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है।
तो पृथ्वी देखिए दूरी के हिसाब से तीसरा, लेकिन आकार में कैसा ग्रह? पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। यह ध्रुव के पास थोड़ी चपटी होती है। ये भी याद रखेंगे कि पृथ्वी जो है किसके पास चपटी होती है? ध्रुवों के पास, वो भी थोड़ी सी। ये कारण है कि इसके आकार को भू आवा आवा आव कहा जाता है। इसके आकार को क्या कहते हैं? भू आव। भू आव का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार। ठीक है, उसका आगे देखते हैं। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती है। पृथ्वी न तो अधिक गर्म है और ना ही अधिक ठंडी। यह पानी एवं वायु उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। ठीक है, उसके बाद है आंतरिक से देखने पर पृथ्वी नीला रंग के दिखाई पड़ती है क्योंकि इसकी 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहते हैं। आप लोग याद रखेंगे कितना तिहाई? 2/3 जो है पृथ्वी का पानी से ढकी हुई है। ये तो कॉमन क्वेश्चन है, जो सीनियर है उसको तो पता ही होगा, जो कि न्यू आया है उसको याद रखना है कि 2/3 सतह पानी से भरा हुआ है। उसके बाद देखते हैं क्या है, क्या आप जानते हैं, देख लेते हैं। ये सब इम्पोर्टेंट है कि प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड है। इस गति के बावजूद सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। आगे देखेंगे 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है, वो सब बाद में देख लेंगे जब आगे आएगा। लेकिन यहाँ पे बस बताया गया लगभग 8 मिनट का समय लगता है सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुँचने में। चलिए रोचक तथ्य पढ़ लेते हैं कि नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। मालूम करो कि क्या कोई भारतीय चंद्रमा पर गया? ये आप जरूर मालूम कीजिए और आप कमेंट करके बताइए कि कौन थे भारतीय जो कोई भी चंद्रमा में गए हैं कि नहीं। और ये भी याद रखेंगे नील आर्मस्ट्रांग 20 जुलाई 1969 को गए थे, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए चंद्रमा को देख लेते हैं। हमारे पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीक है ना। तो चंद्रमा देखिए बड़ा इसीलिए प्रतीत हो रहा है कि अन्य जितना ग्रह है ना वो तो दूर है, इसलिए दिखाई नहीं देता है। लेकिन चंद्रमा जो है पास में, इसलिए उसको देख पाते हैं हम लोग दूर से। तो देख लेते हैं कि 1.3 चित्र में लिखा कि एक आंतरिक से लिया गया चंद्रमा का चित्र है। चंद्रमा का चित्र है, आप लोग चंद्रमा को देखते होंगे कि कितना चमकदार है। लेकिन यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ भी हरा हरा कुछ दिख रहा है। जो चंद्रमा पे ऐसा ही कुछ दिखता है, लेकिन उस पर चमक ज़्यादा होने का वो हम लोग को व्हाइट ज़्यादा दिखता है। तो पिंडों की अपेक्षा नज़दीक है। चलो हम आगे देखते हैं कि यह हमारे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। तो ये भी याद रखना है कि चंद्रमा कितना दूर है? 3,84,400 किलोमीटर। और वही सूर्य कितना था? सूर्य था कितना करोड़ था? 30 करोड़। कितना करोड़ था वो आप कमेंट करके बताइए कितना करोड़ किलोमीटर था सूर्य। चंद्रमा को याद रखेंगे 3,84,400। अब पृथ्वी से सूर्य में चंद्रमा की दूरी को तुलना कर सकते हैं। हाँ, वही तुलना करने भी बोल रहे हैं। अब यहाँ देखिए मानव निर्मित उपग्रह के रॉकेट का परीक्षण करना, रॉकेट की पृथ्वी पर गिरना, उपग्रह का कक्षा में प्रवेश। तो आपको बता दें कि कैसे रॉकेट का ही होता है। जब पृथ्वी से छोड़ा जाता है तो जाके पृथ्वी पर छोड़ने के बाद पृथ्वी से निकल के पृथ्वी पे के पास ही जो है उपग्रह का कक्षा में प्रवेश कर जाता है। और जो इसका रॉकेट होता है वहाँ पे एक्सपायर कर जाता है, और जो भी उसके बाद ये रहता उपग्रह वो निकल जाता है। इसी तरह सब काम होता है। उसके आगे देखते हैं कि उपग्रह क्या है। उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। तो उपग्रह क्या? खगोलीय पिंड है। मानव निर्मित उपग्रह एक कृत्रिम पिंड है या वैज्ञानिक के द्वारा बनाया गया जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने एवं पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। इसे रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है एवं पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह है जो आप लोग याद जरूर रखिएगा। इनसैट, IRS है ना, एडुसेट इत्यादि सब क्या है? अंतरिक्ष में उपग्रह है। और उपग्रह का क्या का मानव निर्मित उपग्रह है, ठीक है। और ऐसे भी उपग्रह होता है नेचुरल। एक उपग्रह खगोलीय पिंड होता है, याद रखना। मानव निर्मित उपग्रह से क्या काम होता है? जितने में हम लोग टीवी वगैरह देखते हैं, जो नेटवर्क, सब उपग्रह का ही काम है। तो उसके बाद आगे पढ़ते हैं कि क्या है।
एक क्वेश्चन रीड कर लेंगे येलो बॉक्स में जो दिया हुआ कि जीव एवं पौधे को जीवित रहने तथा विकास करने के लिए किन तत्व की आवश्यकता होता है। चलिए आगे देखते हैं। चंद्रमा पृथ्वी के एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। किसी किसी को लगता है 1 महीना 30 दिन का होगा, लेकिन यह 27 दिन में चंद्रमा पूरा करता है। इतने ही समय में यह अपना अक्ष पर चक्कर भी पूरा करता है। इसके लिए परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हम चंद्रमा तक केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। तो ये बात इंपॉर्टेंट है कि लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। चंद्रमा की परिस्थिति जीवन के लिए अनुकूल नहीं है, इसलिए सतह पर पर्वत, मैदान एवं गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। तो चंद्रमा की परिस्थिति जीवन के लिए अनुकूल नहीं होता है। इसकी जो है सतह पर पर्वत, मैदान एवं गड्ढे है, याद रखना, पर्वत भी है, मैदान भी है एवं गड्ढे है जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। ठीक है, पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इसकी छाया को देखा जा सकता है। तो पूर्णिमा का दिन जो आप देखेंगे जो छाया आता है उसी के वजह से आता है। अब देखते हैं क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह का फोटो आप देख सकते हैं। तारे, ग्रह एवं उपग्रह के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंडों भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो आप लोग समझ सकते हैं कि क्या बताया गया इसमें कि तारे एवं ग्रह उपग्रह के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। यह मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाया जाता है। याद रखेंगे, क्षुद्र ग्रह किनके बीच पाए जाते हैं? मंगल और बृहस्पति के कक्षाओं के बीच। वैज्ञानिक के अनुसार क्षुद्र ग्रह के ही भाग होते हैं जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रह से टूट कर अलग हो गया है। तो क्षुद्र ग्रह किसका भाग होता है? ग्रह से याद रखेंगे, क्षुद्र ग्रह से ग्रह का ही भाग होता है जो विस्फोट से अलग होता है। अब देखते हैं उल्कापिंड। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्कापिंड कहते हैं। अब सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाने वाले पत्थरों को छोटे छोटे जो होते हैं उसे उल्कापिंड कहते हैं। कभी कभी यह उल्कापिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाता है कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण यह गर्म होकर जल जाते हैं। अच्छा, तो याद रखेंगे, फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होते हैं। कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिर जाते हैं, जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है? यह लाखों तारों का समूह है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे यह पट्टी आकाशगंगा मिल्की वे है। तो देखिए यह लाखों तारों के समूह है जिसको आकाशगंगा, ये भी इम्पोर्टेंट है कि मिल्की वे यानी आकाशगंगा क्या है? लाखों तारों का समूह है। हमारे सौरमंडल इस आकाशगंगा का एक भाग है। हमारा सौरमंडल क्या है? आकाशगंगा का ही भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी। इस प्रकार इसका नाम आकाशगंगा पड़ा था। आकाशगंगा करोड़ों तारे बदलते तथा गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती है। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने में जुटे हैं। इसके आकार के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी इस ब्रह्मांड का हिस्सा है। चलिए आप देख लेते हैं कि आप जानते हैं ब्रह्मांड के साथ अपना संबंध बता सकते हैं। आप पृथ्वी पर है तथा पृथ्वी सौरमंडल का एक भाग है। हमारा सौरमंडल आकाशगंगा का एक भाग है जो ब्रह्मांड का हिस्सा है। ब्रह्मांड से जुड़े इस तथ्य पर विचार कीजिए कि इसमें लाखों आकाशगंगाएं मौजूद है। इस चित्र में अब स्थान कहाँ है? चलिए ये सब देख लीजिए, कुछ खास नहीं है। चलिए तो चैप्टर खत्म हुआ जो कि है एनसीईआरटी का भूगोल 6 क्लास का चैप्टर 1। तो आप लोग बताइए क्या कमी हो रहा है इस वीडियो में। देखिए पहला वीडियो है तो थोड़ा सा बोलने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आया, तो उसके लिए आप कोई बात को लेंगे नहीं, लेकिन आगे जितना भी वीडियो आने वाला है सारा प्रॉब्लम को, जितना भी इसमें दिक्कत हो सबको सुधार किया जाएगा और बेटर तरीके से आप लोग को बताया जाएगा। तो आप लोग प्लीज़ कोऑपरेट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम भी मोटिवेट हो और सारा वीडियो आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड करवा पाए, सारा सब्जेक्ट का, और 6 से लेकर 12 तक। ये बात याद रखेंगे कि 6 से लेकर 12 तक पूरा सब्जेक्ट हम पूरा करवाएंगे, वो भी कंटिन्यू। तो आप इस चैनल पर बने रहिए। और पहले तो देखिए इतिहास, ज्योग्राफी और राजनीतिक जो भी है
उस सबको ज़रूर बताएं। तीनों सब्जेक्ट पहले होना है, फिर साइंस का जो भी सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, है ना, फिजिक्स, सारा इसमें करवाएंगे 6 से लेकर 12 तक। इतना कुछ होने के बाद और भी जो जो रह जाएगा सारा करवाएंगे इस चैनल पर। और आप लोगों को पता है कि एनसीईआरटी कितना इम्पोर्टेंट है। एनसीईआरटी बिना आजकल कोई एग्ज़ाम निकालना आप सोच नहीं सकते हैं। आप ऊपर ऊपर कोई भी बुक पढ़ लीजिए, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं है। आप एक बार एनसीईआरटी ख़त्म कीजिए अच्छी तरह से, बिना सोचे समझे, फिर आप कंपटीशन की दुनिया में फ़ाइट कर सकते हैं। आज इतना कंपटीशन है कि हम खुद इतना एग्ज़ाम दिए हैं, कुछ एग्ज़ाम में निकला है और बहुत कुछ सीखे हैं। तो इसीलिए सोचे कि आपके साथ अनुभव भी शेयर करेंगे और आप लोग को एनसीईआरटी का जो इम्पोर्टेंट है वो भी बताएंगे, क्योंकि हम बहुत देखे हैं। मिलते हैं फिर दूसरी वीडियो में, और बहुत ही जल्द इसका चैप्टर 2 ज्योग्राफी का आने वाला है, और इतिहास का भी जल्द ही 6 का जो है बुक है वो शुरू करने वाले हैं। तो आप चैनल पे बने रहें। चलिए बच्चों, धन्यवाद।